Hello everyone. In this segment, we'll be covering the basic structure of the Indian Constitution. So, basic structure of the Indian Constitution, important topic है from the perspective of mains. Prelims में already एक question आ चुका है इस पे. I don't think so दोबारा पूछा जाएगा. एक question पूछा जा चुका है whether basic structure के बारे में Constitution में बात की गई है कि नहीं की गई है. तो Constitution में basic structure की बात नहीं की गई. हम आगे समझेंगे कि basic structure है क्या. Basic structure doctrine है. Doctrine given by the judiciary. It is a judicial innovation. तो judiciary के through different acts ये existence में आई है. And the concept says that जो इसका मतलब है वो ये क्या है कि constitution के कुछ ऐसे fundamental principles है, नींव जिसको हम बोलते हैं. So the constitution is based on certain fundamental principles, the foundation of constitution, which cannot be abrogated with, which cannot be altered by constitution amendment. तो कुछ constitution की कुछ नींव है जो foundation constitution जिस पे खड़ा है, essential principles हैं, foundation है constitution की जो हम remove नहीं कर सकते even by means of constitutional amendment act under article 368. तो ये चीज समझने की जरूरत है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्सों को ऑल्टर करें जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, तो वो हम नहीं कर सकते हैं. अगर ऐसा करेंगे तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. अब वो कौन सा भाग है जो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है वो हम आगे देखेंगे कि कैसे जुडिशरी ने थ्रू इट्स जजमेंट्स, अपनी जजमेंट के द्वारा बहुत सारे अप्रोक्सीमेटली 20 कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी दे दिए हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं, जिसपे हमारा जो नींव है कॉन्स्टिट्यूशन की. बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये एवर इवॉल्विंग है, तो ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह बनाता है. और तो जैसे जैसे समय के साथ अगर जुडिशरी के पास कुछ और भी जजमेंट्स आएंगी तो जुडिशरी उसमें ऐड कर सकती है. So let us understand the basic structure doctrine of the Constitution. The basic structure of the Constitution is a set of fundamental principles. मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे principles हैं और core values on which the Indian Constitution rests. तो कुछ ऐसे principles हैं, values हैं जिसके ऊपर Indian Constitution खड़ा है, नींव है Indian Constitution की. These principles are the pillars to the Indian Constitution, forming an intrinsic part to the governance of a sovereign state, and hence are non-negotiable in nature. ये non-negotiable है nature में, आप इसको बदल नहीं सकते हो, आप इसको constitutional amendment के द्वारा भी बदल नहीं सकते हो, remove नहीं कर सकते हो, छेड़ाखानी नहीं कर सकते हो. The doctrine is a case of judicial innovation, जैसे मैंने आपको बताया, as was developed by the Supreme Court of India in a series of cases interpreting Constitution. जब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बारी ऐसे जजमेंट्स आते रहते हैं जहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इंटरप्रेट करने को कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है. तो ऐसे जो ग्रे एरियाज जहाँ पे जजमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आती है. सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट की ये जुडिशरी की पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये कंपोनेंट है. तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू जब जब सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के से रिलेटेड मुद्दे आए तब तक उन्होंने जजमेंट दिया और जजमेंट के द्वारा अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया. और in cases interpreting the constitution in 90s and 60s that culminated in Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala. तो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत सारे जजमेंट्स हम अभी देखेंगे जब हम जेनेसिस और एवोल्यूशन पढ़ेंगे. तो कैसे पहले शंकरी प्रसाद केस, फिर गोलकनाथ केस, फिर केशव नंदा भारती केस, फिर इंदिरा साहनी केस. तो ऐसे डिफरेंट केसेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया. लेकिन जो कल्मिनेशन और इसका ओरिजिन हुआ वो हुआ केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, where the doctrine was formally adopted. तो फॉर्मली शब्दों में बात की गई थी इसकी
केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में. As per the doctrine, the Constitution of India rests on certain primordial ethos. तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एथोस पे रेस्ट करता है which cannot be erased by the legislature even by means of Constitutional Amendment Act under Article 368. तो ये जो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो एथोस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल बेस को बनाते हैं और ये हम ऑल्टर नहीं कर सकते इवन बाय मींस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. Laws made by the parliament can be declared null and void और unconstitutional. ये जो अगर लॉज बनाए जाएंगे अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं तो उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं null and void और unconstitutional. The doctrine does act as a balancing scale. ये एक balancing scale की तरह एक्ट करता है, diluting any possibility of exercise of arbitrary power by the central legislature. ताकि सेंट्रल लेजिस्लेचर कोई आर्बिट्ररी ना हो पाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जुडिशरी ने इनोवेशन, जुडिशरी की इनोवेशन है, जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है विच एक्ट्स एज अ बैलेंसिंग स्केल. द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखने की जरूरत है दैट कैसे द कॉन्स्टिट्यूशन की में कॉन्स्टिट्यूशन का ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात नहीं की गई. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर डज नॉट डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर नॉर इट इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बाय द जुडिशरी. तो ना ही जुडिशरी ने भी इसके एक क्लियर कट डेफिनेशन दी है. Nevertheless, being a judicial innovation, it is open to constant evolution. ये judicial innovation है और evolve करती रहती है. And interpretation by means of evaluation of the constitutionality of acts under the power of judicial review by the judiciary. तो judicial review की power के द्वारा judiciary इसको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रहती है. फ्यूचर में भी हम अभी देखेंगे कि कैसे डिफरेंट एक्ट्स ने डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ बेसिक और स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए और फ्यूचर में भी कैसे जुडिशरी इनोवेट करते हुए इसको एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट को और उसमें सेगमेंट्स ऐड कर सकती है. Genesis and evolution. The doctrine of basic structure has it has its roots in a series of constitutional acts. जहाँ पे द पावर ऑफ, जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, क्या पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड जैसे वो चाहे. ये क्वेश्चन था मेन, दैट अंडर आर्टिकल 368 क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहे वैसे अमेंड कर सकती है. तो जुडिशरी ने थ्रू इट्स वेरियस जजमेंट्स ये डिक्लेयर किया कि जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368. पार्लियामेंट को ध्यान देना पड़ेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़ाछाड़ी ना कर सके. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल हियर, हम आगे पढ़ेंगे. ये पूरी स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई? शंकरी प्रसाद केस से. 1951 जब पहली बारी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया मुद्दा कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड करे जा सकते हैं कि नहीं करे जा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो पार्लियामेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 368, तो वही इंक्लूड करती है पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. So the power of the parliament to amend the constitution under article 368 also includes the power to amend fundamental rights. और मतलब कि अगर जो पार्लियामेंट के पास है कि पार्लियामेंट के पास है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज ला सकती है. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज ला सकती है इसका मतलब ये है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी ले सकती है. लेकिन एक और बात बोली गई कि जो लॉ है, जब हम ये फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये ध्यान से समझेंगे. तो जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13 में जिसे बोला जाता है, तो लॉ सिर्फ इंक्लूड करता है ऑर्डिनरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स नहीं इंक्लूड करता. दो माध्यम से हम लोग कोई भी पॉलिसी बनाते हैं. वन इज थ्रू द मीन्स ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन एंड वन इज थ्रू द मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होती है आम ऑर्डिनरी कोई भी लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कि जब हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज लेके आना है तो वो किसके द्वारा लाया जाएगा? थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, हम नेक्स्ट सेगमेंट में हम
इस पावर के बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको ये और डीपली समझ आ जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, दैट इंक्लूड्स, वो इंक्लूड करती है द पावर टू टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, तो वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, ये बोला गया। दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे अपना प्रोविजन क्या जजमेंट में बोला गया, लेकिन जो लॉ की बात हो रही है वो लॉ सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं हो रही। अब इसके बाद गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दा आया गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने 9 स्केड्यूल, हमने लास्ट सेगमेंट में पढ़ा था स्केड्यूल्स के बारे में, तो 9 स्केड्यूल को लागू किया था। तो 9 स्केड्यूल में ऐसे सारे जमींदारी एक्ट्स, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट्स और रेगुलेशंस डाले गए थे, और जुडिशरी को बोला गया था कि जुडिशरी कांट एग्जामिन देम, उनको इम्यून बना दिया गया था फ्रॉम द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो गोलकनाथ केस में जब ये आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली वाली जजमेंट को ओवर रूल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट abridge or take away any of the fundamental rights even by constitutional amendment act। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में बोला गया कि पार्लियामेंट चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का माध्यम ही क्यों ना हो, वो नहीं ले सकती है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स अगर लेगी तो वो पर्टिकुलर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लॉ के अंडर मानेंगे। तो लॉ जिसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 13 जिसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि वो आर्टिकल 13 के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है। तो लॉ मींस ऑर्डिनरी लॉज एंड लॉ आल्सो मींस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन पार्लियामेंट ने जब ये सुप्रीम कोर्ट ने दो जजमेंट अपनी मेन दी, तो पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट किया, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया कि 368 जो पार्लियामेंट हैज द पावर टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ले सकती है थ्रू 368 थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो ले सकती है। उसके बाद पार्लियामेंट ने अपना पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये भी बोला गया कि जो फंडामेंटल है राइट्स हैं, उसको हम जो आर्टिकल 13 में लॉ की बात हो रही है, तो वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं भी है, तो लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज किया जा सकता है। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गोलकनाथ केस की वापस से जजमेंट को ओवर रूल किया, और इस बार ये रजामंदी हो गई सुप्रीम कोर्ट की फाइनली कि ओके फाइन, जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकती है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये आर्टिकल 13 के लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये उन्होंने बोला कि डेफिनेशन लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएगा एज पर द आर्टिकल 13, और सुप्रीम और जो पार्लियामेंट है वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अग्री कर दिया केशव नंदा भारती केस में। लेकिन एक और चीज यहाँ पे बोली गई कि वो ऐसे चेंजेस, अगर वो फंडामेंटल राइट्स ले सकती है बट वो ऑल्टर नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पहली बारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे 10 प्रोविजंस दिए जो बताए कि क्या क्या उस टाइम पे बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम है, ये आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, तो कोई भी ऐसा प्रोविजन जहां पे यूनिटी और इंटेग्रिटी भारत की इफेक्ट होगी नेगेटिवली, तो ऐसा कोई प्रोविजन आप नहीं ला सकते हो इवन बाय मीन्स ऑफ आर्टिकल 368। देन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, हमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों का हमने पिछले स्लाइड में, पिछले क्लास में ध्यान से समझा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। रिपब्लिकन फॉर्म जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होते हैं, और डेमोक्रेसी जहाँ पे सुप्रीम सोवरेनिटी किसके पास होती है, लोगों के पास। सो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। से फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कैरेक्टर यानी कि डुअल पॉलिटी, तो जहाँ पे पावर डिवाइडेड है एक सेंटर में और उसके कंपोनेंट यूनिट्स में। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो सेक्युलर कैरेक्टर भी हमने पढ़ा है, द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सो डिफरेंट ऑर्गन में एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो हमने प्रियम्बल में भी पढ़ा था। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसकी हमने बात कर ली है। मैन वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट भी एक इसका प्रोविजन माना जाएगा। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, सो द गवर्नमेंट इज, लॉ इज सुप्रीम, तो जो गवर्नमेंट जहाँ पे लॉ सुप्रीम है और कोई इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं है, उसको हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वायलेट उतने ही कर सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए, जहां तक उनका एक बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होता है। सो द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इसमें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। देन लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट पावर, इट इज अ लिमिटेड पावर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ लिमिटेड पावर, दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट पावर। तो अब जब लिमिटेड पावर उन्होंने डिक्लेयर कर दी, तो वो कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी है ही लिमिटेड पावर, उनकी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। उनको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को अंडू नहीं कर सकते। Then the power of judicial review to declare a particular law unconstitutional and null and void if it abridges fundamental rights or if it is unconstitutional. Effective access to justice. Then principles underlying fundamental rights, जो principles हैं main fundamental rights के, वो सारे principles नहीं violate हो सकते. The power of the Supreme Court under Article 32, 136, 141, 142, and powers of the High Court under Article 226 and 227. यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, आई होप सबको समझ आ गया हो कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, सेट ऑफ एथोस, सेट ऑफ वैल्यूज विच ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशरी ने थ्रू इट्स वेरियस जजमेंट्स, थ्रू इट्स जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन गोलकनाथ केस वर्सेस इवेंचुअली कल्मिनेटिंग इनटू केशव नंदा भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात की गई है। और ये एज पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हमने देखा है कि कैसे जुडिशरी ने थ्रू इट्स जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कितने एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। ये एलिमेंट्स लेकिन एवर इवॉल्विंग है। आज भी कोई जुडिशरी के पास कोई अगर केस आता है और दोबारा से ये किसी चर्चा में आता, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाला कोई भी मैटर चर्चा में आता है, तो जुडिशरी इसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकती है। In this segment, we will be discussing the amendment of the constitution, कैसे constitution में हम changes ला सकते हैं. Like any other written constitution, हमने पहले भी पढ़ा है कि written constitution को amend कर सकते हैं, because changing times और changing सिचुएशन के हिसाब से बहुत जरूरी है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज करे, बिकॉज जो चीजें पहले सपोज वैलिड थी वो विद टाइम रिडंडेंट हो सकती हैं, क्योंकि लेट्स से अगर कोई प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिडंडेंट हो सकती हैं आफ्टर मेनी मेनी इयर्स, अगर वो अपना अचीवमेंट, अपना टारगेट अचीव कर ले। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट्स, इट इज ओपन टू एवोल्यूशन।
So let us begin this topic of amendment of the Constitution. Like any other written constitution, the Constitution of India also provides for its amendment in order to adjust itself to the changing situations and needs. However, the procedure laid down for amendment is neither as easy and unbeaten nor as difficult as इन यूएसए। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि कैसे हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही बहुत रिजिड है, उसको अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसको अमेंड करना ना ही वो बहुत ज्यादा इजी है। एंड डिफिकल्ट एंड इजी का मतलब आपको कितनी उसके लिए वोटिंग चाहिए होगी, कितनी मेजोरिटी चाहिए होगी। हम आगे पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी के बारे में, सिंपल मेजोरिटी के बारे में और स्पेशल मेजोरिटी विद ratification by the states. The Indian Constitution is neither flexible nor rigid, but it is a synthesis of both. कौन सा पार्ट है? पार्ट 20 है जिसमें अमेंडमेंट की बात की गई है, और आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में दो तरीके के अमेंडमेंट की बात की गई है। It deals with the power of the parliament to amend the constitution and its procedure. So article 368 आपको ये याद रखना है कि it is article 368 in part 20 of the constitution which deals with the power of the parliament to amend the constitution। उसका procedure भी क्या डिक्लेयर करता है आर्टिकल 368? द पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, तो द पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, तो चेंज कर सकता है कैसे? ऐड करके, वेरिएशन कुछ चेंज करके, रिपील मतलब हटा के, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in accordance with the procedure laid down for the purpose। in accordance with the procedure laid down for the purpose मतलब कि आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, वो प्रोसीजर फॉलो करके आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कैसे? या तो ऐड करके, या कुछ हटा के, या कुछ चेंज करके। The Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the Constitution। हमने ये पिछले सेगमेंट में पढ़ा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, बट बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं हो सकती। And Keshav Nanda Bharti, this was ruled by the Supreme Court in the Keshav Nanda Bharti case। अब प्रोसीजर क्या है? पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ डिक्लेयर किया गया है दैट द पार्लियामेंट में amend the constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose। so procedure क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोसीजर सबसे पहले सबसे पहले चीज क्या है कि ये जो है बिल वो दोनों हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, मतलब राज्यसभा भी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के ही सिर्फ दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। तो ये आपको याद रखना है। ये वाला प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, और 3-4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जैसे ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, नन। तो इसलिए ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। An amendment to the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose। तो आपको एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा in either house of the parliament, दोनों हाउस में से किसी में भी, and not in the state legislature। तो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। Then the bill can be introduced either by a minister or a private member। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? रेगुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है। एंड मिनिस्टर तो आपको पता है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। तो ऐसे जो अगर पोर्टफोलियो है तो वो मिनिस्टर है, और अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, रेगुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट
नहीं चाहिए। ये कंफ्यूजिंग थोड़ा है कि ऑफन बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कि प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो प्रेसिडेंट की परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए, लाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं चाहिए, ये आपको याद रखना है। और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Then the bill must be passed in each house by a special majority. Special majority से दोनों हाउस में पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? More than a majority of the total membership, मतलब more than 50% of the total membership of each house plus majority of 2/3 of present and voting. तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि क्या है स्पेशल मेजोरिटी? मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। जितनी टोटल स्ट्रेंथ है दोनों हाउस की, 545 इन द केस ऑफ जैसे लोकसभा, तो मोर देन 50% ऑफ दैट प्लस मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग उस दिन प्रेजेंट होंगे प्लस जितने लोग उतने वोट करेंगे, तो जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे उसका 2/3 को हम क्या ऐड करके जो आएगी वैल्यू, उस वैल्यू से आपका दोनों हाउस में पास होना चाहिए ये बिल। देन ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, दोनों को अलग अलग पास करना है। इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग। तो ये अनदर पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो दोनों हाउस में अगर डिसएग्रीमेंट हो तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है फॉर द टू हाउसेस फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेशन एंड पासेज ऑफ द बिल। तो ये जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ऑल राइट। इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फेडरल हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है, देन इट मस्ट बी रैटिफाइड। रैटिफाइड मतलब अग्रीड टू बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी। तो हाफ ऑफ द स्टेट को पास करना है, रैटिफाई करना है। अगर कोई फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड, हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से जो प्रोविजंस है वो फेडरल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर वो वाले फेडरल प्रोविजंस हों को अफेक्ट करता हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो वो पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से प्लस रैटिफिकेशन, मतलब एसेंट मिलनी चाहिए, अग्री करना चाहिए 50% ऑफ द स्टेट्स को सिंपल मेजोरिटी से। आफ्टर ड्यूली पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जब वो दोनों हाउसेस उसको पास कर दें, स्टेट लेजिस्लेचर भी उसको रेटिफाई कर दे जहां पे जरूरत है, तो वो बिल किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए। जैसे सभी बिल प्रेसिडेंट के पास जाते हैं एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही वो बिल एक एक्ट में कन्वर्ट होता है और फाइनली लागू होता है। तो इसलिए ये भी बाकी सब बिल्स की तरह प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। The president will have to give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration. तो वो ना तो अपनी withhold कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं कि नहीं मेरे को assent नहीं देना, मुझे मैं अपने पास ही रखूंगा, ना ही वो भेज सकते हैं वापस for reconsideration. देन प्रेसिडेंट के जब एसेंट मिल जाए उसके बाद वो एक्ट बन जाता है जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन वहां से उस दिन से अमेंड हो जाता है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट। ऑलराइट, हम दोबारा से एक बारी रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बिल होगा इंट्रोड्यूस, किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। उसके अलावा प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। दोनों हाउसेस में अलग से पास होगा, कौन सी मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से। और अगर डिसएग्रीमेंट होगी तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। जॉइंट से प्रोविजंस फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट करते हैं तो उसके लिए स्टेट्स का रैटिफिकेशन भी चाहिए। स्टेट सिंपल मेजोरिटी से वोट करेगी, मोर देन 50% ऑफ द वेट, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स को वोट करना है, अपनी एसेंट देनी है। जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के लिए प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी। प्रेसिडेंट ना तो विदहोल्ड कर सकते हैं ना ही
विदहोल्ड नहीं कर सकते, और प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं पर विदहोल्ड नहीं कर सकते, उसको अपने पास रख नहीं सकते। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी, प्रेसिडेंट रिटर्न भी नहीं कर सकते फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और जब वो प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं तो वो बिल एक एक्ट बन जाता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, और उस डेट से जो भी नए प्रोविजंस हो उसके माध्यम से जो भी नए प्रोविजंस हो वो इन अकॉर्डेंस विद द न्यू प्रोविजंस वो इनैक्ट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम 3 प्रकार से अमेंड कर सकते हैं। पहला है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग, P प्लस V, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो पहला प्रोविजन है अमेंडमेंट का तरीका है बाय सिंपल मेजोरिटी, इसको हम आउटसाइड आर्टिकल 368 के बोला जाता है कि दिस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। सो जो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 है वो आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के तरीके की बात की गई है। वन इज अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। स्पेशल मेजोरिटी दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब more than 50% of the total strength plus 2/3 of the present and voting, two third of the present and voting, and 50 ratification of by 50 states कौन से provision जो federal provision से related है, और more than 50% ratification चाहिए by simple majority। अब ये कौन से provision है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस अमेंडमेंट की बात की है आउटसाइड द आर्टिकल 368, वो वाले प्रोविजन को हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह पास करेंगे। तो और उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप याद रखोगे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लेट्स से उन्होंने पूछ लिया कि अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स कौन सी मेजोरिटी से किया जाता है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है आउटसाइड आर्टिकल 368। सो लेट अस कवर दिस सब टॉपिक। A number of provisions in the Constitution can be amended by simple majority of the two houses of the Parliament outside the scope of Article 368. So this thing you have to remember that it is outside the scope of Article 368. और ये कौन से provisions है? Admission or establishment of new states. तो Schedule 1 में changes, admission और admit करना या establish करना नई state को, वो हम simple majority से करेंगे। आप एडमिट करने का मतलब बाहर से एडमिट करना, अंदर पहले जैसे सिक्किम थी, सिक्किम को हमने एडमिट किया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज। तो कोई भी नई स्टेट फॉर्म हो उसके ऑल्टर करना, एरिया उसका ऑल्टर करना, चेंज करना, बाउंड्रीज चेंज करना या नेम्स चेंज करने, तो वो नेम्स भी चेंज होंगे फर्स्ट शेड्यूल में और सिंपल मेजोरिटी से। Then abolition or creation of legislative councils in the state. Legislative council in the states कौन सा होता है? Upper house in the state legislature. तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर आपका बाय कैमरल है, 2 हाउसेस हैं, तो एक जो लोअर हाउस होता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है और अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। तो अबॉलिश करना या क्रिएट करना ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स वो किससे करेंगे? सिंपल मेजोरिटी से। देन सेकंड शेड्यूल में कोई चेंज लेके आना, जो हमने शेड्यूल ऑलरेडी पहले सेगमेंट में पढ़ा थे, तो सेकंड शेड्यूल में कोई चेंजेस लेके आना, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, स्पीकर्स, जजेस एटसेट्रा, सो ऑन। कोरम इन द पार्लियामेंट, स्ट्रेंथ कितनी होगी पार्लियामेंट में? 10% कोरम होना ही चाहिए, अटेंडेंस। तो
तो कोरम इन द पार्लियामेंट को अगर ये 10% अभी है कि 10% होना ही चाहिए, तो अगर इसके अलावा अगर इसमें बढ़ाया जाए या कम किया जाए, उस अगर कोरम को कम किया जाए या बढ़ाया जाए तो वो किससे किया जाएगा? सिंपल मेजोरिटी से। देन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज या अलाउंसेस में कोई भी बढ़ावा या कम करना किससे होगा? सिंपल मेजोरिटी। outside the purview of, outside the scope of Article 368. Then rules of procedure in Parliament, privileges of the Parliament, its members and its committees, use of English language in Parliament, ये आपको याद रखना पड़ेगा. Number of puisne judges in the Supreme Court, conferment of more jurisdiction to the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction को अगर बढ़ाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction का कैसे बढ़ाया जाएगा? सिंपल मेजोरिटी से ही, outside the scope of Article 368. Use of official language, citizenship, उसकी acquisition या termination, उसमें कोई changes, elections to the parliament and state legislatures, delimitation of constituencies, union territories, 5th schedule से related and 6th schedule से related. 5th schedule, administration of scheduled areas and scheduled tribes. 6th schedule, administration of tribal areas of Assam, Mizoram, Tripura, Meghalaya, AM, TM. तो इन सब प्रोविजंस में अगर हमने कोई भी चेंज लेके आना है तो हमने लेके आना है सिंपल मेजोरिटी से. मोर देन 50% of present and voting of P plus V, and this is outside the scope of Article 368. अब जो आर्टिकल 368 के अंदर जिसकी बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, वो दो प्रकार के अमेंडमेंट्स की बात की गई है. वन इज बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड द अदर इज बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स. तो आइए अगर अगला हम यही करते हैं. हम जो प्रोविजन स्पेशल मेजोरिटी, जितना भी, पहले एक चीज आपको समझना है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं जो कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 हैं, जितने भी प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से होंगे और जितने भी प्रोविजंस सिंपल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स होंगे, उनको इन दोनों के जो हम अप्रोक्सीमेटली 26 प्रोविजंस हैं जो हम करेंगे. इनके अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अगर चेंज लेके आना है तो वो स्पेशल मेजोरिटी से आएगा. तो ये रिजिड वाला एलिमेंट आ गया, क्योंकि रिजिड में स्पेशल मेजोरिटी थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है लेना. तो जितने भी बाकी सारे चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आने हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, तो और जितना भी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम किससे करेंगे? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज more than 50% of total membership, absolute majority जिसको बोला जाता है, plus two-third majority of present and voting. The majority of the provisions in the Constitution need to be amended by a special majority of the Parliament, that is, a majority of the total membership of each house and a majority of two-thirds of the members of the each house present and voting. The expression total membership means total number of members comprising the house irrespective of fact whether there are vacancies or absentees. तो चाहे वो vacancies हों चाहे absentees हों, ये नहीं फर्क पड़ता. जितनी total strength है, वो जितनी total strength कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि इतनी strength होगी, उसकी total strength का more than 50% plus more than 2/3 of the present and voting. कौन से provisions amend हो सकते हैं इस तरीके से? फंडामेंटल राइट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड द थर्ड. तो जितने सारे प्रोविजंस हैं जो कवर नहीं किए गए फर्स्ट वाले तरीके से, जो कि है बाय सिंपल मेजोरिटी, और थर्ड तरीके से जो हम आगे पढ़ेंगे
तो उनको छोड़ के जितने भी सारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो ये किससे होगी? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, ये कौन से प्रोविजंस हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? इसमें इतना फर्क नहीं होता इस बात की, इट डज नॉट मैटर कि ये हाफ ऑफ द स्टेट्स कितना टाइम लेंगी और जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं वो एक्शन लेंगी कि नहीं लेंगी। द मोमेंट उनको 50% ऑफ द वोट्स मिल जाते हैं उसी टाइम पे ये इनैक्ट हो जाएगा। एंड देर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल। सो ये याद रखना है कि एक तो it does not matter, the moment half of the states give their consent the formality is completed। बाकी states दें या ना दें फर्क नहीं पड़ता है। plus there is no time limit in which within which the states should give their consent to the bill। कौन से प्रोविजंस होंगे इस थर्ड तरीके से अमेंड? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन और उनका जो पूरा तरीका है। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन और स्टेट्स की एक्सटेंट क्या है, कितनी क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है, जो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या इंक्लूडेड है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स में। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। GST, Goods and Services Tax Council, then any of the states, any of the lists in the 7th schedule, which is with respect to division of powers between the center and the states in terms of the center list, the state list, and the concurrent list. Presentation of states in the parliament, representation of the states in parliament, की parliament में states को कैसे represent किया जाएगा। Then power of the parliament to amend the constitution and its procedure। तो पावर, ये जो आर्टिकल 368 पावर है पार्लियामेंट की, इसमें भी कोई चेंज लेके आना हो तो वो चेंज भी रेटिफाई करना पड़ेगा स्टेट्स के द्वारा। तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया अभी, तो उस प्रोसीजर में अगर कोई चेंजेस लेके आने हैं, इस पार्लियामेंट की पावर में कोई चेंजेस लेके आने हैं विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट, तो उसके लिए भी हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी प्लस रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। आई होप ये अमेंडमेंट आपको क्लियर है। इसमें 3 चीजें मेनली याद रखनी है कि 3 प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं। 1 इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 और 2 की आर्टिकल 368 में बात की गई है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है किसी भी टाइम, हो सकता है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर हमने पढ़ा था कि कैसे करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं हो सकती। इट कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से वीडियो देखें एंड द टॉपिक विल बिकम clear to you. Thank you.